हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम साइंस का 5th चैप्टर शरीर में गति कक्षा 6 का लेकर आए हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में 4th चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हम 5th चैप्टर शरीर में गति के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर में कौन सा भाग गति करता है? जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता रहता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करें। बूझो जानना चाहता है। बूझो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं? फिर 5.1 में एक जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं? चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीकों में इतनी अधिकता और विविधता है, क्या कारण है? अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है। 5.1 मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ, पैर किस प्रकार की गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन स्थितियों में गति करता है उसके बारे में बात करें। हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करते हैं। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं। क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए। अपने पैर को कुल्हे के चारों ओर घुमाएं। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों 5.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं? हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? क्रियाकलाप 1 में बताया गया है। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र के अनुसार स्थिति में रखकर अपनी कोहनी पैमाने के मध्य में रखें। अपने मित्र से अपने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास करिए। क्या आप इसे कर पाते हैं? कॉलम दिया गया है। हमारे शरीर में गतियाँ किस तरह होती हैं? पूर्णतः घूमता है, अंश घूमता है, पूरा झुकता है, उठता है या बिल्कुल भी गति नहीं करता है? गर्दन, कलाई, अंगुली, घुटने, एड़ी, पादंगुली, पीठ, सिर, कोहनी, भुजा, इनके बारे में लिखना है। क्या आप आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़कर या घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को हम संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना असंभव है या संभव है? वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली और पादंगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। आपके शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियों को नी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंदुक खलिका संधि। क्रियाकलाप 2। कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ या प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी एक निरीक्षण में उसे मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 5.2 में दर्शाया गया है। आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है?
अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है और गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण करें। धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। हिंज संधि घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए एवं बंद कीजिए। इनके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने में सहायता करते हैं। क्रियाकलाप 3। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन बनाइए जैसा कि चित्र 5.5 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर इसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इस प्रकार की गति देखी थी। चित्र 5.5 में जो हमने कुछ बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि होती है जिससे केवल आगे पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप इसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? अचल संधि हमारे सिर के अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की है जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृतियां कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर के विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। क्या कभी आपका या अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभवित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? एक्सरे चित्र से हमें हमारे शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग अथवा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपनी घुटने और कोहनी की अस्थियों को ठीक उसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना करके प्रत्येक अस्थियों की संख्या ज्ञात करें। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी माध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग पर स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इनसे अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें एक ही मात्र अस्थि होती तो क्या होता? क्रियाकलाप 4। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियां वक्ष की अस्थियां को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। चित्र 5.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की अंगुलियां छूने को कहिए। क्या आप यह चिकनी समतल अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर ले जाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था?
अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उसे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधों की अस्थियां कहते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, यह संरचना श्रोणीय अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं उसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली? परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। यह उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त की जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाएं। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू की कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या यह भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इस प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती हैं। यह अस्थि को खींचती हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों का संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। अवस्था में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। क्या गति करने के लिए हमें अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केचुए, घोंगे ये किस प्रकार गति करते हैं? जंतुओं की चाल 5.2। केचुआ। क्रियाकलाप 5। बगीचे में चलते हुए केचुओं के निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। इसके बाद केचुए को एक कांच की पुट्टी, टुकड़े, टाइल या किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केचुए की गति से भिन्न है? ऊपर के दो सतहों में से किस पर केचुआ आसानी से चल सकता है? केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छलों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी में आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शुक बाल जैसी आकृति होते हैं। ये शुक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शुक मिट्टी में की पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है और इसीलिए केंचुए को किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। घोंगा। क्रियाकलाप 6। किसी बगीचे में एक घोंगे का अवलोकन करें। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? इसे कवच कहते हैं। यह घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकल होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खींचता जाता है। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने का ढंग का प्रेक्षण कीजिए। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना सिर बाहर आते देखा होगा। मोटी संरचना इसका पाद यानी पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। सावधानीपूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र है या धीमे है?
तिलचट्टा, जिसे हम कॉकरोच भी कहते हैं। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 चौड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टा अर्थात कॉकरोच में विशिष्ट पेशियां यानी मसल्स होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष यानी चेस्ट की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। पक्षी क्रियाकलाप 8। पक्षी हवा में उड़ते तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में भी तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु अब प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद यानी पिछला भाग पैरों की अस्थियां चलने व बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्र भाग पाद की अस्थियां रूपांतरित होकर भी पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाले पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं। क्रियाकलाप 9। मछली। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से बढ़ता है? मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। इस प्रकार नाव जल में सरलता से तैरती है या चलती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है? मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बह कर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली के अनुसार मछली शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चलती है। इस प्रकार की क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इस पंखों की तरह के विशेष अरित्र फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं? सर्प कैसे चलते हैं? क्या आपने सर्प को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की मसल्स यानी पेशियां एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती है, चाहे वह दूर ही क्यों न हो। पेशियां, मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय इसे आगे की ओर धकेलता है। उसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहली एवं भुजों के निपटारे में विभिन्न जंतु की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक हैं? विभिन्न जंतुओं के शरीर अंगों में क्या समानताएं हैं? इस प्रकार बहुत से जंतु संपादी होते हैं। क्यों? हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है? बेहतर जीवन के लिए योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं और झुककर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिसमें अस्थियां मजबूत होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं, यह जोड़ों की दर्द कम करती हैं, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योगासन ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख नहीं करना चाहें। इस चैप्टर में हमने बात की मेरुदंड, कंदुकखलिका, शुक, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि, जंतुओं की चाल, हिंज संधि, पेशी, बाह्य कंकाल, श्रेणी, धुराग्र, पसली, पिंजर, कंधे की अस्थियां, कंकाल, धारा रेखी। इस चैप्टर को हमने यहीं समाप्त किया। इसके सारांश में हम करते हैं। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक होते हैं और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करते हैं। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थियां, कंधे एवं श्रोणी मेखला, हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। पेशियां यानी मसल्स के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने में अस्थियों का गति करती हैं। अस्थियों की संधि अनेक प्रकार की होती है। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है।
पक्षियों की दृढ़ पेशियां हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। मछलियां शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती हैं। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां और उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचट्टा कने कॉकरोच का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं। बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं। तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण और संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर शुष्क केंचुओं की भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। घोंगा पेशियां पात की सहायता से चलते हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।